क्या हमने सोचा है कि जब भी हम कोई वेबसाइट बनाते हैं या उसका उपयोग करते हैं या हम इंटरनेट का उपयोग करते हैं तो अपनी व्यक्तिगत जानकारी किसी तकनीकी कंपनियां या सरकारी पोर्टल्स को सौंपते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं कि अपनी व्यक्तिगत जानकारी उन्हें देते हैं और बदले में हम आशा भी करते हैं कि सरकार और कंपनियां हमारे डेटा का मिसयूज़ न करें और हमारी निजता का भी ध्यान रखें। तो ये सब हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट के तहत हम अपने राइट्स का समर्पण करते हैं। अगर कोई सरकार नागरिक के सहमति के बिना जासूसी या डेटा लीक करती है तो नागरिक अदालतों का रुख करते हैं, प्रदर्शन करते हैं या वोट के जरिए सत्ता बदलते हैं। इसका ये मतलब है कि सरकार की वैधता जनता की सहमति से मिलता है और यही अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट है। और आज के समय जॉन लॉक के विचारों की स्पष्ट छाप हमें दिखाई देती है। तो पॉलिटिकल साइंस स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में जाना और हॉब्स का सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्या है उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। और आज के इस वीडियो में जॉन लॉक के सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जॉन लॉक का सामाजिक समझौता सिद्धांत। तो जॉन लॉक की जो बुक थी टू ट्रीटीज ऑफ सिविल गवर्नमेंट यानी शासन पे दो निबंध, ये 1689 में प्रकाशित हुआ, जिसमें उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दी थी। और लॉक जो है वो हॉब्स की तरह ही एक अंग्रेज दार्शनिक थे और दोनों ने सामाजिक समझौते सिद्धांत पे अपने विचार दिए, परंतु दोनों के विचार एक दूसरे के विपरीत हैं। जहाँ पे हॉब्स इंग्लैंड में निरंकुश राजतंत्र को सही ठहराया, वही लॉक ने सीमित राजतंत्र का समर्थन किया। लॉक ने 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति का भी उसने क्या किया, समर्थन किया। जैसे इंग्लैंड के इतिहास में 1688 की वो एक ऐसी घटना है जिसमें सम्राट द्वितीय को राज सिंहासन से हटा दिया गया और उनकी पुत्री मेरी और जो मेरी के हस्बैंड थे विलियम ऑफ ऑरेंज, उनका राज्याभिषेक किया गया। इस क्रांति से ऐसा क्या हुआ कि बिना रक्तपात के इंग्लैंड में पूर्ण राजतंत्र की जगह सीमित राजतंत्र संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हो गया। जॉन लॉक ने ह्यूमन नेचर के बारे में कहा है कि मनुष्य जो है अराजनीतिक है। अराजनीतिक मतलब राज्य और सरकार बनने से जो पहले मनुष्य के पास कोई राजनीतिक व्यवस्था नहीं थी, जैसे पुलिस, कानून, अदालत, राजा या संसद नहीं था। इसलिए जॉन लॉक ने माना कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य अराजनीतिक था। वह किसी दबाव में नहीं रहता था, स्वतंत्र रूप से रहता था, लेकिन वह जो है असामाजिक नहीं था। मतलब लॉक ने माना कि मनुष्य स्वभाव से रैशनल है, यानी विवेकशील, बुद्धिमान, शांतिप्रिय और सामाजिक प्राणी है। तो लोग एक दूसरे के साथ मिलके रहते थे, परिवार बनाते थे और एक समाज की तरह व्यवहार करते थे। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जो स्वभाव था वो अराजनीतिक है पर असामाजिक नहीं है। और उस मनुष्य के अंतर्गत जैसे विवेक थी, प्रेम थी, सहानुभूति और सहयोग की भावना भी विद्यमान थी। हॉब्स ने बोला था कि जैसे प्राकृतिक नियम के समय, मतलब जो राज्य से पूर्व की अवस्था थी, उसमें क्या था कि जंगल राज था, उसमें जिसकी लाठी उसकी भैंस थी। लेकिन लॉक ने माना कि प्राकृतिक नियम जो है शांति, सद्भावना, परस्पर सहयोग और सुरक्षा का नियम था। इन नियमों से ही जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार मिले। मतलब जो प्राकृतिक नियम से ही मनुष्य के जो 3 अधिकार मिले, जिसमें जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार। और लॉक को प्राकृतिक अधिकारों का जन्मदाता भी बोला जाता है। लॉक के अनुसार जो स्टेट ऑफ नेचर है वो शांति, सद्भावना व सहयोग की अवस्था थी। लोग युद्ध से नहीं बल्कि लोग विवेक, बुद्धि व शांति से काम लेते थे। सभी समान रूप से क्या थे, स्वतंत्र थे। कोई भी किसी दूसरे का अतिक्रमण नहीं कर सकता था, मतलब कोई भी एक दूसरे को हानि नहीं पहुंचाता था।
और उस अवस्था में लोग स्वतंत्रता की अवस्था में रहते थे, मनमानी की अवस्था में नहीं रहते थे। जैसे कि डनिंग ने बोला है कि डनिंग ने माना कि जो लॉक द्वारा कल्पना की गई प्राकृतिक अवस्था है वह राज्य से पूर्व की अवस्था थी, समाज से पूर्व की नहीं। लॉक के सामाजिक समझौते के कारण एवं प्रक्रिया। तो लॉक ने बोला कि समझौते का क्या कारण था। तो लेकिन हमारे मन में एक प्रश्न उठता है कि प्रश्न उठना भी चाहिए कि जब प्राकृतिक अवस्था शांति और सहयोग की थी तो लोगों ने इस अवस्था को छोड़ा ही क्यों। तो लॉक का कहना है कि प्राकृतिक अवस्था में कुछ असुविधाएं थी, जैसे जिसके कारण वह अवस्था दुखदाई बन गई और इसे छोड़ने के लिए लोगों ने समझौता किया। जैसे कि जो प्राकृतिक अधिकार और नियम थे वो अस्पष्ट थे। मतलब ये था कि प्राकृतिक नियम व अधिकारों की व्याख्या करने वाला कोई न्यायाधीश कोई न्यायाधीश नहीं था या कोई अधिकारी नहीं था। नियम लागू करने वाला भी कोई नहीं था। और जो इन असुविधाओं से बचने के लिए लोगों ने आपस में समझौता किया। लॉक ने 2 प्रकार के समझौते की बात की। पहला जो है कि व्यक्ति ने आपस में समझौता, जिससे क्या हुआ कि सभ्य समाज व राज्य की स्थापना हुई। यह पहला समझौता था, मतलब पहला कॉन्ट्रैक्ट था। और जो दूसरा समझौता था वो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट व्यक्ति और शासक मतलब सरकार के बीच हुआ, मतलब व्यक्ति और सरकार के बीच हुआ, जिससे क्या हुआ कि सरकार की स्थापना हुई। और ये हुआ कि जो शासक है, शासक मतलब सरकार भी मान सकते हैं, तो जो शासक है या सरकार है वो जनता की सहमति से ही शासन करेगा। और सरकार जो है एक ट्रस्ट है, मतलब लॉक ये मानता है कि सरकार एक ट्रस्ट है और जो व्यक्ति है वो ट्रस्टी है। अगर मान लो कि अधिकार भंग कर दिया जाएगा तो शासक को क्या कर दिया जाएगा, वहाँ से हटा दिया जाएगा, उनके प्रति विद्रोह भी किया जा सकता है। जैसे हॉब्स ने बोला कि शासक को हटाया नहीं जा सकता है, अगर एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो शासक को हटाया नहीं जा सकता है। पॉलिटिकल सिस्टम मतलब राजनीतिक व्यवस्था। लॉक ने सीमित या संवैधानिक राजतंत्र की बात कही, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की बात कही, यानी जो सरकार है वो जन सहमति पर आधारित है। संप्रभु शक्ति सदैव जनता के पास, मतलब संप्रभु शक्ति जो है वो जनता के पास रहेगी, न कि शासक के पास रहेगी। उसने विधायिका को सर्वोच्च माना, परंतु वो निरंकुश नहीं हो सकती। मतलब जैसे हॉब्स का शासक सर्वोच्च व निरंकुश था, लेकिन लॉक का शासक जो है सर्वोच्च या निरंकुश नहीं है। और शासक जो है अधिकारों का मात्र संरक्षक है। और लॉक ने विद्रोह के अधिकार की मान्यता दी, मतलब शासक के प्रति व्यक्ति जो है विद्रोह कर सकता है। तो ये जो है लॉक के समझौते के कारण एवं प्रक्रिया है। अब कुछ लॉक के सिद्धांत की विशेषताएं एवं आलोचना देखते हैं। तो लॉक के जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है उसकी कुछ विशेषताएं हैं। लॉक ने 2 समझौते का वर्णन किया। पहले समझौते के द्वारा राजनीतिक समाज और दूसरे समझौते के द्वारा सामूहिक रूप से मनुष्यों और शासकों के बीच, मतलब शासक भी समझौते का अंग है। शासक जो है सर्वोच्च नहीं है, मतलब व्यक्ति अपने अधिकारों का पूर्ण समर्पण नहीं करते। जैसे लॉक ने 3 अधिकारों का बताया था, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार, वो सुरक्षित रहता है। विद्रोह के अधिकार को उसने मान्यता नहीं दी। और राज्य और सरकार में लॉक ने क्या है, अंतर स्पष्ट किया। और शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को उसने क्या की, मान्यता दी। विधानसभा और कार्यपालिका के अलग अलग कार्यों और संगठन की क्या की, व्याख्या की उसने। और लोकतंत्रात्मक शासन का उसने समर्थन किया। राजनीतिक प्रभुसत्ता मतलब जो शासन के अधिकार है वो जनता की देन है, शासक को जनता की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। लॉक के सामाजिक समझौते सिद्धांत की आलोचना है। तो आलोचकों का मानना है कि जॉन लॉक ने अपने सामाजिक समझौते सिद्धांत में मानव स्वभाव का जो चित्रण किया है वो क्या है, वो ज़्यादा आदर्शवादी है और ये अव्यवहारिक भी है। यानी जो व्यक्ति है वो पूरी तरह से
विवेकशील एवं नैतिक नहीं हो सकता। लॉक की जो प्राकृतिक अवस्था की पुष्टि है वो इतिहास से नहीं कर सकते। मतलब उसने लॉक ने जो प्राकृतिक अवस्था की बात कही है वो क्या है, काल्पनिक है, और इसकी पुष्टि जो है हम जो है इतिहास से नहीं कर सकते। और इसकी आलोचनाएं में बोला जाता है कि जैसे लॉक ने विद्रोह या क्रांति को वैध ठहराया, जो कि राज्य की किसी भी राज्य की स्थिरता के लिए खतरा है, और प्राकृतिक अधिकार संबंधी जो उसकी धारणा है वो एकदम गलत है। क्योंकि जो आलोचक हैं वो बोलते हैं कि जो उसके अधिकार जो है प्रकृति की देन नहीं है, बल्कि समाज और कानून की देन है। इसको ऐसे समझते हैं कि जैसे हम मान लो कि कहीं जा रहे हैं और जंगल वगैरह में फंस गए, तो हमारे पास जीवन का अधिकार कहने का कोई मतलब नहीं, कि जब तक वहाँ पे कोई समाज ना रहे और जब तक कोई पुलिस हमारी रक्षा के लिए ना हो। तो इसलिए उसकी प्राकृतिक अधिकार संबंधी धारणा जो है गलत है। कानूनी प्रभुसत्ता की उसने पूर्ण उपेक्षा की। तो कानूनी प्रभुसत्ता मतलब एक व्यक्ति या संस्था को सर्वोच्च मानना। जैसे संसद है, राजा है, तो उसकी उसने क्या की, उपेक्षा की। यानी जनता के अधिकारों और जो सीमित सरकार मतलब लिमिटेड गवर्नमेंट को उसने क्या की, ज़्यादा प्राथमिकता दी। और उसे ये भी बोला जाता है कि उसकी ये भी आलोचना की जाती है कि व्यक्तिवाद का उसने अतिशयोक्तिपूर्ण समर्थन किया। ये लॉक का सामाजिक समझौता सिद्धांत है।